गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखने वाले हैं मांग की लोच को मापने की विधियाँ। इसके पहले देखे थे कि मांग की लोच क्या होती है और मांग के लोच के प्रकार क्या होते हैं। मांग के लोच के 3 प्रकार अपन ने देखे थे, जिसका परिणाम वस्तुओं की मांग पे होता है, डिमांड पे होता है। उसको 3 प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। वस्तुओं के कीमतों का परिणाम मांग पे होता है, इसलिए मांग कम ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वस्तुओं में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वैसे वैसे मांग में भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इसको एक कीमत लोच के माध्यम से जाना जाता है, या उसको नाम दिया, एक प्रकार है मांग की लोच का, कीमत लोच। दूसरा है कि लोगों की आय में अगर परिवर्तन हो गया तो डिमांड में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ते जाती है, डिमांड लोग पहले से ज़्यादा करते हैं और आय कम होने से डिमांड कम हो जाती है। तो इसलिए इसको दूसरे प्रकार में स्पष्ट किया गया है, जिसके मांग के लोच का ये सेकंड प्रकार है, टाइप है, आय लोच। तीसरा प्रकार है मांग के लोच का, वो है पर्याय तथा पूरक वस्तु के कीमतों में अगर बदलाव आ गया अथवा परिवर्तन आ गया तो उसका परिणाम उस वस्तु की डिमांड में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरे वस्तु के, एक वस्तु के कीमत में बदलाव हो गया तो उसको जो पर्यायी वस्तु है या प्रतिस्थापन वस्तु है उसके डिमांड पे असर होता है। तो इस प्रकार के पर्यायी तथा पूरक वस्तु के कीमत में अगर बदलाव आ गया तो उसको जो पर्यायी वस्तु होती है या प्रतिस्थापन वस्तु होती है या पूरक वस्तु होती है, उसके डिमांड में भी फर्क होता है। तो उसको तीसरे प्रकार के माध्यम से स्पष्ट किया गया। इसलिए ये मांग को 3 प्रकार से स्पष्ट किया गया है। मांग के 3 प्रकार, मांग के लोच के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, कीमत लोच, आय लोच तथा प्रतिस्थापना अथवा कमान लोच। तो इस प्रकार के 3 प्रकार अपन ने देखे थे। आज देखेंगे कि मांग की लोच को कैसे मापा जाता है। वस्तुओं के कीमतों में चेंज हो गया तो डिमांड कितनी मात्रा बढ़ेगी अथवा कम होगी, इसको कैसे मापेंगे, उसको मापने की विधियाँ क्या है। तो अलग अलग शास्त्रज्ञों ने अलग अलग विधियाँ यहाँ पे अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उन विधियों के बारे में आज जाके जानेंगे कि एक वस्तु के कीमतों में बदलाव हो गया तो उसको उसके डिमांड में किस प्रकार का बदलाव होगा अथवा परिवर्तन होगा, और उस मांग को कैसे मापेंगे या उसकी लोच को कैसे मापेंगे। तो पहली पद्धति है, उसमें कुल 4 प्रकार की पद्धतियाँ दी हुई है, विधियाँ दी हुई है। पहला है प्रतिशत विधि। प्रतिशत, इसको बोलते हैं प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि। दूसरी विधि है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि ये मांग की लोच को मापने की दूसरी विधि है। तीसरी विधि है मांग की बिंदु लोच विधि। मांग की बिंदु लोच विधि, ये तीसरी विधि है। और चौथी विधि है कि मांग की चाप लोच विधि। मांग की चाप लोच विधि। इस प्रकार से 4 विधियों के माध्यम से मांग की लोच को मापा जाता है। अब एक एक विधि अपन देखेंगे कि कौन से विधि में किस प्रकार से मांग की लोच को मापा जाता है। तो पहली विधि अपन देखेंगे जो प्रतिशत विधि है। प्रतिशत विधि में देखेंगे, ये जो विधि है, ये विधि फ्लक्स ने इसको प्रस्तुत किया है। एक फ्लक्स
एक इंग्लिश अर्थशास्त्री है और उसने मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत विधि का आविष्कार किया है। उनके माध्यम से, इस विधि के माध्यम से मांग की लोच को मापा जाता है। तो उन्होंने ये प्रतिशत विधि के माध्यम से मांग की लोच को मापने के लिए एक सूत्र तैयार किया है, एक फार्मूला तैयार किया है। उस फार्मूले के माध्यम से अपन मांग की लोच को माप सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण फ्लक्स इन्होंने ये मांग की लोच को मापने की विधि में किया गया। इस विधि के अंतर्गत उस वस्तु की कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो उस वस्तुओं के डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये इस विधि के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि वस्तुओं के कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने से वस्तुओं के डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। ये इस विधि के माध्यम से समझाने की कोशिश या इस विधि के माध्यम से मांग की लोच की मापने की विधि इस फ्लक्स ने इस एग्जाम्पल के या इस विधि के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। तो उन्होंने एक फार्मूला यहाँ पे प्रस्तुत किया है, मांग की लोच। इसका फार्मूला है मांग की लोच इज इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इन सूत्रों के माध्यम से फ्लक्स ने मांग की लोच को मापा जाता है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इस सूत्र के आधार से अपन देखिए, मांग की लोच को मापने के लिए उन्होंने कहा है कि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। वस्तु की कीमतों में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने से डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ या होगा, जिसके कारण मांग की जो भी लोच है वो 1 के बराबर है, 1 से कम है अथवा 1 से ज़्यादा है। इस प्रकार के 3 श्रेणियों में मांग की लोच को मापा जाता है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण इस फ्लक्स ने ये सूत्र के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश किया है। तो ये सूत्र के माध्यम से अपन देखेंगे कि मांग की लोच को किस प्रकार से मापा जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन मांग की लोच 1 के बराबर है, 1 से कम है अथवा 1 से ज़्यादा है, ये देखने या ये सूत्र के माध्यम से देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान के चलते हैं कि वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड कितनी कम हो जाती है। तो यहाँ पे वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी होती है। ऐसे मान के चलते हैं अपन कि वस्तुओं के कीमतों में 10% बढ़ोतरी होती है, तो वस्तु की मांग मात्रा में 10% क्या होती है, गिरावट होती है। 10% गिरावट होती है। वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से वस्तु की मांग मात्रा में क्या होती है, गिरावट होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10% अगर वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई तो वस्तु की मांग मात्रा में 10% की गिरावट हो गई। तो ये सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि मांग की जो लोच है वो 1 के बराबर है, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 10% है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ये 10% है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो मांग की जो भी लोच है वो कैसे है, 1 के बराबर है।
1 के बराबर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वस्तुओं के कीमतों में जितनी प्रतिशत बदलाव होता है उतना ही प्रतिशत बदलाव वस्तु के डिमांड में होता है। वस्तु की कीमतों में 10% अगर बढ़ोतरी हो गई तो डिमांड भी 10% कम होगी। वस्तु की कीमतों में अगर 10% गिरावट आ गई तो वस्तु की डिमांड में 10% बढ़ोतरी होगी। तो जब वस्तु के कीमतों के साथ साथ जितना प्रतिशत वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होता है उतना ही प्रतिशत जब डिमांड में बदलाव आ जाता है तो मांग की लोच क्या होती है, उसका जो आंसर आता है 1 आता है। तो इसीलिए मांग की लोच 1 के बराबर है, ऐसा कहा जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से इस प्रकार से मांग की लोच को मापा जाता है जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन प्रतिशत प्रमाण में और वस्तु की डिमांड में परिवर्तन प्रतिशत प्रमाण में होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे कि वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी हो गई है, 10% बढ़ोतरी हो गई है। तो वस्तु की मांग मात्रा में 5% अगर गिरावट हो गई है, 5% गिरावट हो गई है। यानी देखिए वस्तु की कीमत में 10% बढ़ोतरी हो गई तो वस्तु की मांग मात्रा में 5% गिरावट हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु जो मांग की लोच है वो कैसी है। तो वो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 5%, तो 5 यहाँ पे आएगा 5। और वस्तु की कीमत में आने वाला परिवर्तन कितना है, ये 10% है तो यहाँ पे 10। तो इसको अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे आने वाला जो आंसर है 0.50। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मांग की लोच 1 के बराबर नहीं है, 1 से कम है। मांग की लोच 1 से कम, तो 1 से कम का मतलब ये होता है कि मांग वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी जितनी होती है, जितनी प्रतिशत होती है, उसकी तुलना में मांग में होने वाला जो परिवर्तन है वो परिवर्तन उससे कम होता है। यानी मांग की लोच 1 से कम होती है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वस्तु की कीमत में 10% क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। वस्तु की मांग मात्रा में 20% अगर गिरावट होती है, 20% गिरावट होती है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए कि वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी 10% है और वस्तु की मांग मात्रा में आने वाला जो परिवर्तन है वो कितना परसेंट है, 20% है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका कैलकुलेशन करके, तो वस्तु की मांग मात्रा में आने वाला परिवर्तन कितना है 20% और वस्तु की कीमत में आने वाला प्रतिशत परिवर्तन है 10%। इसको अगर अपन ने भाग दे दिया तो इसका आंसर आएगा 2। यानी इसका आंसर 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा यानी इसका मतलब ये होता है कि वस्तुओं की कीमतों में जितना परिवर्तन होता है उससे कई गुना वस्तुओं के डिमांड में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिशत जो भी मापने की विधि है, प्रतिशत विधि, इस विधि के माध्यम से ये मांग की जो लोच है वो लोच मापी जाती है। तो मांग की लोच को 3 श्रेणियों में मापा जाता है। मांग की लोच 1 के साथ है, 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। और इस मांग की लोच को मापने के बाद फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन से वस्तुओं के कीमतों में ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा या कौन से वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका परिणाम किसके ऊपर होता है, मांग के ऊपर होता है। तो इस प्रकार के मांग की लोच फ्लक्स ने जो भी प्रतिपादन किया है या फ्लक्स ने जो भी यहाँ पे सुझाव दिया है कि मांग की लोच को ये प्रतिशत विधि के माध्यम से मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस विधि के माध्यम से मांग की लोच को मापा जा सकता है।
ये हो गई कुल व्यय प्रतिशत विधि। अब दूसरा देखेंगे कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि ये दूसरी विधि है मांग की लोच को मापने की। इस विधि को कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि ये दूसरा प्रकार है मांग की लोच को मापने का। इसको बोलते हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का मतलब होता है कि मांग पे कितना कुल आपका खर्चा हुआ वस्तु की खरीदी करने के लिए। तो ये कुल व्यय में मांग के ऊपर वस्तु की कीमतों में अगर कम ज़्यादा परिवर्तन हो गया, कभी ज़्यादा परिवर्तन हो गया या वस्तु की कीमतें पहले से कम हो गई है, तो उसका परिणाम उस वस्तु की खरीदी पे कितना खर्चा किया जाता है, कितना कुल व्यय किया जाता है, इस आधार से इस पद्धति को या इस विधि को प्रस्तुत किया है। इस विधि को प्रस्तुत मार्शल ने किया है। ये विधि मार्शल के नाम से जानी जाती है। इस विधि को प्रस्तुतिकरण मार्शल ने किया है और इनके मुताबिक, मार्शल के मुताबिक उपभोक्ता जितना खर्चा करता है उस वस्तु के खरीदी के ऊपर, वो खर्चा उन्होंने ध्यान में रख के मांग की जो लोच है वो मांग की लोच को मापा जा सकता है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण ये मार्शल ने ये अपने कुल व्यय विधि के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश किया है। उन्होंने इस विधि के माध्यम से इस जो विधि को स्पष्ट करने के लिए एक टेबल दिया है, तालिका दी हुई है। तो यहाँ पे तालिका के माध्यम से इसको अपन स्पष्ट करेंगे। मार्शल ने किया है तो इसका जो प्रस्तुतिकरण है वस्तु की मांग मात्रा पर कुल किया गया खर्च को देखा जाता है। ठीक है, इस विधि के अनुसार। अब यहाँ पे इस विधि के अनुसार अपन ये मापने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने एक तालिका दी हुई है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में तालिका दी हुई है। इस तालिका के माध्यम से अपन देखेंगे कि मांग की जो लोच है वो एक के साथ है, एक के कम है या एक से ज़्यादा है। तो उन्होंने इस प्रकार से तालिका दी हुई है। इसमें दिया है वस्तु की कीमत। दूसरे कॉलम में दिया है मांग मात्रा अथवा इकाइयाँ। तीसरे कॉलम में दिया हुआ है कुल व्यय और चौथे में दिया है लोच, मांग की लोच। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखते हैं वस्तु की कीमत 1 रुपया और 2 रुपये। इस प्रकार से ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन के आधार पे कुल मांगी गई मात्रा 100 और दूसरा है 45। अब इस विधि के माध्यम से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जो 1 रुपया प्रति नग
प्रति इकाई कीमत है उसकी, ये टेबल में दिया हुआ है। यहाँ पे वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। दूसरे कॉलम में मांग मात्रा या इकाई जो खरीदी की जाती है एक खरीदार की तरफ से, वो दर्शाया गया है। तीसरे में उसके ऊपर किया गया है कुल खर्च दर्शाया गया है। और चौथे कॉलम में मांग की लोच क्या रहेगी, एक से ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, या एक के बराबर रहेगी, ये यहाँ पे दर्शाया जाएगा। वस्तु की कीमत अगर 1 रुपया प्रति नग है, एक आदमी क्या करता है 100 नग खरीदी करता है, तो उसके ऊपर टोटल उसका खर्चा होता है, कुल खर्चा होता है 100 रुपया खर्चा होगा। अब यहाँ पे देखिए वस्तु की कीमत 1 रुपया से बढ़ के 2 रुपया हो गई है, तो मांग की मात्रा वस्तु की जो खरीदी की जाती है वो पहले से कम की जाती है, यानी वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम हो जाती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो आने वाला खर्चा है वो कितना है, 90 रुपये है। तो इस प्रकार से इस विधि के अनुसार आप देखिए, पहले 1 रुपया कीमत होने से 100 मात्रा की खरीदी की जाती थी, उसके ऊपर कुल ये होता था 100 रुपया। अभी वस्तु की कीमत बढ़ गई है, पहले से कम वो नग खरीदी कर रहा है या इकाइयाँ खरीदी कर रहा है, और उसके ऊपर होने वाला जो खर्चा है वो 90 रुपया है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु के ऊपर होने वाला जो कुल खर्चा है वो अगर कम होते जाता है, तो यहाँ पे मांग की जो लोच है वो एक से ज़्यादा होती है। तो मांग की लोच 1 से ज़्यादा यहाँ पे दर्शाई जाएगी इस सिंबल से, मोर देन 1 इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे देखिए 100 डिवाइड बाय 90 होगा, क्योंकि पहले 100 रुपया खर्चा करता था, अभी 90 रुपया खर्चा करता है, तो यहाँ पे आएगा 1.11। तो इस प्रकार से मांग की लोच मापी जाती है या पता की जाती है कि उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा है वो खर्चा ध्यान में रखते हुए। दूसरा है वस्तु की कीमत 1 रुपया है, 1 रुपया, और यहाँ पे वस्तु की कीमत 2 रुपया है। उसमें मांगी गई मात्रा, पहले 100 मात्रा वो खरीदी करता था, उसके बाद में उसने 50 मात्रा खरीदी किया। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे 1 रुपया प्राइस होने से वो कितनी मात्रा खरीदी करता है, 100 मात्रा खरीदी करता है। अब उसने क्या किया कि वस्तु की कीमत बढ़ के क्या हो गई, 2 रुपया हो गई, तो उसके माध्यम से खरीदी की जाने वाली मात्रा कितनी है, 50 है। वस्तु की कीमत बढ़ी है, मात्रा वो कम खरीदी करता है, तो यहाँ पे आने वाला कुल व्यय कितना है, 100 रुपया है, और यहाँ पे आने वाला कुल व्यय 100 रुपया है। यानी ये दोनों कंडीशन में आने वाला कुल व्यय ये कैसा है, समान है। इसलिए मांग की जो भी डिमांड लोच है वो कैसे हैं, 1 के बराबर है, 1 के बराबर का साइन है। और यहाँ पे देखिए पहले किया जाता था खर्चा 100 रुपया, वस्तु के कीमतों में परिवर्तन हुआ, फिर भी वो खर्चा कितना करता है, 100 रुपया खर्चा करता है। इसका अगर डिवाइडेशन किया तो यहाँ पे आएगा 1, यानी मांग की लोच 1 है, ऐसा माना जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी होने से एक उपभोक्ता क्या करता है, उतना ही खर्चा करता है, तब मांग की लोच 1 है, ऐसा माना जाता है। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 1 रुपया प्राइस है, इसमें 2 रुपीज़ है। वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है, यहाँ पे 100 मात्रा खरीदी की जाती है और इसमें 60 मात्रा खरीदी की जाती है। तो यहाँ पे देखिए कुल व्यय कितना होगा, 1 रुपया कीमत होने से कितने मात्रा की खरीदी करता है, 100 मात्रा की खरीदी करता है। तो टोटल कुल जो व्यय है वो कितना है, खर्चा कितना है, 100 रुपया होगा। यहाँ पे देखिए 2 रुपये कीमत होने से 60 मात्रा की वो खरीदी करता है अथवा इकाइयों की खरीदी करता है। तो 2 रुपया और 60 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे वो खर्चा आता है 120 रुपया, यानी कुल उसके ऊपर जो खर्चा करता है, कितना खर्चा है, 120 रुपया खर्चा करता है। तो यहाँ पे मांग की लोच 1 से
कम है यानी पहले से कम है तो इलास्टिसिटी लेस दैन 1। तो इस प्रकार से यहाँ से देखते हैं, पहले 100 रुपये जो खर्चा करता था अभी कितना करता है, 120 रुपये खर्चा करता है। तो मांग की लोच इसमें देखिए 100, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 120। तो यहाँ पे तो इसमें आएगा 0.8, इसका आंसर आता है 0.83। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मांग की लोच कैसे है, 1 से कम है। तो ये है मांग की लोच 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर और 1 से कम। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियों में मांग की लोच मापी अपन ने। यहाँ पे देखिए 1 के बराबर है, 1 से ज़्यादा है और 1 से कम है। इस प्रकार से ये मार्शल ने मांग की लोच को कुल व्यय पद्धति के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण किया है कि कुल खर्चा उस मांग के ऊपर कितना किया जाता है, उसके माध्यम से उसकी जो लोच है वो लोच मापी जाती है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण मार्शल ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है और इस प्रकार से मांग की लोच अपन देख सकते हैं। अब ये जो मांग की लोच है, ये मांग की लोच एक रेखा चित्र के माध्यम से भी, ये जो कोष्टक है, टेबल है, तालिका है, इस तालिका को एक रेखा चित्र के माध्यम से भी अपन समझा सकते हैं। उस रेखा चित्र के माध्यम से मार्शल ने इस तालिका को समझाने की कोशिश किया है। ये रेखा चित्र है उसका, कुल व्यय विधि का ये रेखा चित्र है। कुल व्यय विधि के माध्यम से अपन ने देखे थे और अभी ये रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से ये OX और यहाँ पे दिया हुआ है OY। यहाँ पे कुल व्यय दिया हुआ है, कुल व्यय, और यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु की कीमत दी गई। इस माध्यम से अपन ये रेखा चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि मांग की लोच 1 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 के बराबर किस प्रकार से होती है। शुरू में वस्तु की कीमत E0 है, उसके बाद वस्तु की कीमत बढ़ गई है, E1 हो गई है, वस्तु की कीमत बढ़ी है, तो उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा है वो भी बढ़ा है। वस्तु की कीमत बढ़ने से उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा है वो जब बढ़ता है तो इसमें मांग की लोच, ये इस प्रकार के मांग का कुल व्यय वक्र रहेगा और यहाँ पे मांग की लोच क्या होता है, 1 से, वस्तु की कीमत बढ़ने से उस प्रकार के कुल व्यय जो होता है वो भी बढ़ता है। तो मांग की लोच 1 से कम है। टेबल में अपन ने देखे थे मांग की लोच 1 से कम है। कुल वस्तु की कीमत बढ़ने से कुल व्यय में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी इसका मतलब या टेबल में अपन ने देखे थे कि उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा था वो कितना था, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू
0.83 यानी 1 से क्या है, 1 से कम है। अब यहाँ पे देखिए ये P1 के बाद में वस्तु की कीमत क्या हुई है, बढ़ गई है, P2 तक बढ़ी है, फिर उसमें P3 तक वस्तु की कीमत बढ़ी है, लेकिन उसके ऊपर जो आने वाला खर्चा है वो कैसा है, सेम है, आने वाला खर्चा सेम है। यहाँ पे ये खर्चा सेम है, यानी वस्तु की कीमत बढ़ने से भी उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा दोनों ये कंडीशन में और ये कंडीशन में कैसा है, सेम है। और यहाँ पे ये कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये पहला कुल व्यय है, ये खर्चा कम है, ये वाला। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये खर्चा कैसे है, बढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये खर्चा बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने के बावजूद P2 से P3 तक कीमत बढ़ी है, लेकिन इसके ऊपर आने वाला जो खर्चा कितना है, वैसा का वैसा ही है। तो मांग की लोच 1 के बराबर है, 1 के बराबर, यानी अपन ने देखे थे कि उसके ऊपर आने वाला खर्चा कितना था, 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1। मांग की लोच 1 के बराबर। अब किसी कारणवश वस्तु की कीमतों में और बढ़ोतरी हो गई, P4 और P5, ये वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन उसके ऊपर जो आने वाला खर्चा है वो खर्चा कैसे है, कम हो गया है। यहाँ पे खर्चा कम हो गया है और यहाँ पे भी खर्चा कम हो गया है, इस प्रकार से। अब यहाँ से देखते हैं ये खर्चा है, लेकिन यहाँ से देखते हैं वस्तु की कीमत P4 से P5 तक बढ़ गई है, लेकिन उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा है वो कैसा है, वो खर्चा कम हो गया है। यानी वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा है वो खर्चा कैसे हो गया है, कम हो गया है। इसीलिए इसमें जो पहले से कम खर्चा करते हैं वस्तु की कीमत बढ़ने से, पहले इतना खर्चा था उसके बाद में इतना खर्चा हो गया, कम खर्चा हो गया, तो इसमें वस्तु की जो मांग की जो कंडीशन रहेगी वो कंडीशन कैसे रहेगी, 1 से ज़्यादा रहेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ 1 से ज़्यादा तो 100 डिवाइड बाय 90 1.11, तो ये है 1 से ज़्यादा, ये है 1 के बराबर, और ये है 1 से कम। तो इस प्रकार से जो कुल व्यय जो विधि है, इस कुल व्यय विधि के माध्यम से एक टेबल और ये डायग्राम के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से अपन इस विधि को समझा सकते हैं, अथवा इस विधि के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मार्शल ने इस विधि के माध्यम से कुल आय यहाँ पे कुल व्यय विधि के माध्यम से मांग की लोच किस प्रकार से रहती है, मांग की लोच को कैसे मापा जाता है, ये समझाने की कोशिश यहाँ पे किया है। तीसरी विधि है कि मांग की बिंदु लोच विधि। मांग की बिंदु लोच विधि। मांग की बिंदु लोच विधि, इस विधि के माध्यम से जब वस्तुओं के कीमतों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, वस्तुओं के कीमतों में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है,
सूक्ष्म यानी इसका मतलब वो जो परिवर्तन होता है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, थोड़ा फार परिवर्तन होता है। तो उसका परिणाम वस्तुओं के डिमांड पे क्या होता है, ये जानने के लिए इस मांग की बिंदु लोच पद्धति का यूज किया जाता है। मार्केट में जब वस्तुओं के कीमतों में होने वाला परिवर्तन ये सूक्ष्म रीति से होता है या ज़्यादा वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता या सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो इस विधि के माध्यम से मांग की लोच को मापा जाता है। मांग की लोच को मापने के लिए इस विधि के माध्यम से एक मांग वक्र पर अलग अलग बिंदु दिखाई देते हैं अथवा अलग अलग बिंदु को दर्शाया जाता है, और मांग के वक्र के ऊपर अलग अलग बिंदु को दर्शाने के बाद उस आधार से एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और उस सूत्र के माध्यम से उसका जो मांग के वक्र पे जो भी बिंदु अपन ने दिखाया है उस बिंदु का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस या जो अंतर है वो अंतर यहाँ पे देखा जाता है, और उस अंतर के माध्यम से फिर मांग की लोच को मापा जाता है। ये मांग की लोच एक से ज़्यादा है, एक के बराबर है अथवा एक से कम है, इस प्रकार का डिसीजन इस विधि के माध्यम से लिया जाता है। इस विधि को समझाने के लिए एक रेखा चित्र दिया जाता है, उस रेखा चित्र के माध्यम से एक मांग वक्र को दर्शाया जाता है, और मांग वक्र के माध्यम से इस विधि से मांग की लोच को मापा जा सकता है। तो मांग की लोच को मापने के लिए एक सूत्र दिया हुआ है, उन्होंने सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है मांग की लोच। मांग की लोच इज इक्वल टू मांग की लोच मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र का नीचे का भाग, किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र का नीचे का भाग डिवाइड बाय मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र का ऊपर का भाग। इस प्रकार से ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब ये सूत्र को आप समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये मांग की बिंदु लोच विधि है। एक मांग वक्र होता है, वो निकाला जाता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के बिंदु दिए जाते हैं, और वो उस बिंदु के आधार से उनका अंतर जो है वो अंतर डिसाइड किया जाता है और मांग की लोच को मापा जाता है। अब ये सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र के माध्यम से मांग की लोच पता कर सकते हैं। मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से, म्हणजे मांग जो वक्र है उस मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से, यानी जो बिंदु अपन ने दिया है उस बिंदु विशेष से मांग वक्र का नीचे का भाग, जो मांग वक्र अपन ने दिया है वो एक बिंदु अपन ने दिया है मांग वक्र पे, तो जहाँ पे बिंदु दिया हुआ है उसके नीचे वाला भाग यानी राइट हैंड वाला भाग, और डिवाइड करेंगे उसको कैसे, मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से जो भी बिंदु अपन ने दिया हुआ है उसके मांग वक्र का ऊपर का भाग, मांग वक्र के ऊपर जो भी बिंदु दिया हुआ है उसके ऊपर का भाग, यानी मांग वक्र पे जो भी बिंदु अपन ने निर्धारित किया है उस निर्धारित बिंदु के नीचे वाला भाग, और डिवाइड करेंगे उसके ऊपर वाला भाग। तो इस प्रकार से दोनों भागों में डिवाइड किया जाता है।
दोनों भाग अगर बराबर है, एक बिंदु विशेष दिया अपन ने सेंटर में, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ये अगर दोनों बराबर है तो मांग की जो लोच है वो एक के बराबर होगी। ऊपर का भाग अगर कम है और नीचे का भाग अगर ज़्यादा है तो मांग की लोच ज़्यादा होगी। ऊपर का भाग अगर ज़्यादा है और नीचे का भाग अगर कम है तो मांग की लोच एक से कम होगी। इस प्रकार का स्पष्टीकरण इस मांग के लोच की जो भी बिंदु पद्धति है इसके माध्यम से मांग की लोच को मापा जाता है। तो इस ये सूत्र के माध्यम से मांग की लोच मापने के लिए एक मांग वक्र को पहले प्राप्त किया जाएगा, एक मांग वक्र को निकाला जाएगा। तो मैं यहाँ पे मांग वक्र को प्रस्तुत करता हूँ। इसका रेखा चित्र है, रेखा चित्र मांग वक्र का रेखा चित्र, उसके माध्यम से ये अपन मापेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए ये रेखा चित्र निकाला मैंने यहाँ तक, और ये इस प्रकार से दिया, इसको नाम दिया वो x और इसको नाम दिया y। अब यहाँ पे वस्तु की मात्रा और यहाँ पे दिया है वस्तु की कीमत, यहाँ पे दिया है वस्तु की कीमत। और अभी क्या करेंगे, एक मांग वक्र निकालेंगे। एक मांग वक्र के माध्यम से ये इस प्रकार का मांग वक्र मैंने निकाला, मांग वक्र निकाला, इस प्रकार से मांग वक्र निकाला। अभी अलग अलग बिंदु मैंने दिया, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। इस प्रकार से बिंदु दिया मैंने, यहाँ पे एक बिंदु दे दिया, ये टच कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया। इन सभी बिंदु ये दे दिया, ये मांग वक्र है। और ये डी मांग वक्र है, ये डी क्या है, मांग वक्र है, मांग वक्र, डिमांड वक्र, डी मांग वक्र है। ये कीमत पे इस प्रकार के वस्तु की मात्रा की मांगी जाती है। अब यहाँ पे ये बिंदु इसको जोड़ दिया है, इसको बी बिंदु जोड़ दिया और इसको सी बिंदु, इस प्रकार से नाम दे दिया मैंने अलग अलग बिंदु को। इसको ई नाम दे दिया, ये यहाँ पे एक बिंदु है, और इसको नाम दे दिया एफ। इस प्रकार से ये अलग अलग मांग मात्रा का जो वक्र है उसको अलग अलग बिंदु दे दिया, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग ये बिंदु को नाम दे दिया। उसके माध्यम से अभी अपने को क्या करना है, उस बिंदु की क्या करना है, मांग की लोच अपने को गिनना है। अब भी ये बिंदु की मांग की लोच अपन गिनेंगे, ये बिंदु की मांग की लोच, ये बिंदु की मांग की लोच। ये बिंदु देखिए, ये सूत्र के माध्यम से ये बिंदु की मांग की लोच देखेंगे, ये सूत्र के माध्यम से मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र का नीचे का भाग, ये मांग वक्र पर, ये मांग वक्र है डी, मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र का नीचे का भाग, ये देखिए दो पोर्शन है, मांग वक्र के दो पोर्शन है, ये से लेके सी तक और ये से लेके एफ तक, ये दो पोर्शन है। ये सी और सी एफ, ये दोनों पोर्शन कैसे सेम है, वैसे ही ये ऊपर वाला भाग देखिए, ये और बी ये सेम है, और बी और ई ये सेम है। यानी यहाँ से ये हाफ है और ये क्या है, हाफ है। ये आधा आधा है, आधा आधा यानी एक के दो भाग है, लेकिन ये दो भाग कैसे समान है, एक जैसे है। या तो यहाँ पे ये बिंदु की लोच, ये बिंदु की लोच तो क्या आएगा, ये ई डिवाइड बाय मांग बिंदु के नीचे का भाग, नीचे का भाग क्या है, ये एफ है, सॉरी ये एफ है, नीचे का भाग डिवाइड बाय मांग बिंदु के ऊपर का भाग, ये ई है, ये ई है। ये कैसे है, समान है, ये हाफ है और ये भी हाफ है, तो इसका मतलब मांग की लोच क्या रहेगी, एक रहेगी।
तो ये बिंदु की मांग की लोच E इज इक्वल टू 1 रहेगी। अब यहाँ पे B बिंदु लेते हैं, तो B बिंदु की लोच B बिंदु की लोच तो यहाँ पे देखिए B से E तक का डिस्टेंस और B से F तक का डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए तो मांग वक्र के नीचे का भाग BF आएगा, BF, और मांग वक्र के ऊपर वाला भाग BE आएगा। ये दो हिस्सा है तो ये एक हिस्सा है, ये दो हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है। BE एक हिस्सा है तो BF तक आने वाला जो हिस्सा है वो दो हिस्सा है। तो यहाँ पे मांग की जो लोच रहेगी ये 2 रहेगी, तो मांग की लोच 1 से ज़्यादा है ऐसा B बिंदु पे। तो B बिंदु पे मांग की लोच 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा 1 से ज़्यादा। इस प्रकार से सिंबल देंगे 1 से ज़्यादा। अब C बिंदु की मांग की लोच देखना है, तो यहाँ पे देखिए मांग वक्र पे किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र का नीचे का भाग क्या आएगा, CF आएगा। तो C बिंदु की लोच देखना है, तो C नीचे का भाग आएगा CF और डिवाइड बाय ऊपर का भाग आएगा C से लेके तो E तक, ऊपर का भाग आएगा मांग वक्र पर किसी बिंदु विशेष से मांग वक्र का नीचे का भाग और फिर ऊपर का भाग। तो नीचे का भाग आएगा CF और डिवाइड बाय ऊपर का भाग आएगा CE। इसका डिस्टेंस देखिए आप, CF का अगर 1 हिस्सा है तो CE का हिस्सा कैसे है, डबल है, तो यहाँ पे आएगा 0.5। तो इस प्रकार से मांग की लोच C बिंदु की कैसी है, मांग की लोच C बिंदु की 1 से कम है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग बिंदु मांग वक्र पर दिए जाते हैं। ये अलग अलग बिंदु देने के बाद मांग वक्र पे हर बिंदु की लोच देखी जाती है। तो हर बिंदु की लोच देखते हुए मांग वक्र पर किसी विशेष बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग देखा जाता है पहले उस बिंदु से। जैसे ये बिंदु की मांग की लोच देखना है तो इसका नीचे का डिस्टेंस यहाँ तक देखेंगे और इसका ऊपर वाला डिस्टेंस यहाँ तक देखेंगे। तो इसको 50-50% है, ये आधा है, तो सेम है, समान है, इसलिए मांग की लोच 1 आएगी। अब यहाँ पे बीच बिंदु की देखिए, ये इसका नीचे का भाग B से F तक देखेंगे और ऊपर का भाग B से E तक देखेंगे। अगर ये देखते हैं तो इसको अगर अपन भाग देखते हैं, उसका पार्टीशन करते हैं, तो ये ज़्यादा हिस्सा है और ये कम हिस्सा है। मान के चलते ये 1 हिस्सा है तो ये 2 हिस्सा है, यानी नीचे का भाग अगर 2 है और ऊपर का भाग अगर 1 है तो मांग की लोच 2 आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आएगा। तो ये 1 से ज़्यादा यहाँ पे दर्शाया मांग की। C बिंदु की लोच देखते हैं तो नीचे का भाग CF आएगा यहाँ तक मांग की वक्र पे और ऊपर का भाग C से लेके तो E तक आएगा। तो नीचे का भाग कम है और ऊपर का भाग ज़्यादा है, ये 2 हिस्सा है तो ये 1 हिस्सा है। तो इसमें 1/2 आएगा तो हाफ आ जाता है। मान के चलते ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, तो उसका आंसर हाफ आएगा, तो 1 से कम है। तो इस प्रकार से मांग की लोच ये अलग अलग बिंदु की अपन इस मांग वक्र के माध्यम से देखी जाती है। तो यहाँ 1 के बराबर ये बिंदु की लोच 1 से ज़्यादा B बिंदु की लोच और यह है 1 से कम C बिंदु की लोच। इस प्रकार से मांग वक्र पर अलग अलग बिंदु देके मांग की लोच को मापा जाता है। अब मांग की लोच विधि नेक्स्ट है चौथा, मांग की
चौथा लास्ट है ये, मांग की चाप लोच विधि। चौथा है मांग की चाप लोच विधि। इस विधि के माध्यम से मांग की चाप लोच विधि, इस विधि के माध्यम से अगर वस्तु के कीमतों में ज़्यादा ही परिवर्तन हो जाता है, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन ये बड़ी मात्रा में होता है, तो इस प्रकार के मांग की लोच को मापने के लिए ये मांग की चाप लोच विधि का यूज किया जाता है। आर्क इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। तो इस मेथड के माध्यम से या विधि के माध्यम से क्या किया जाता है कि मांग की लोच को मापने के लिए एक मांग वक्र पे एक चाप बनाया जाता है। चाप का मतलब होता है एक हिस्सा डिसाइड किया जाता है और उस हिस्से को या उस गैप को चाप कहते हैं। तो इसी प्रकार के जो दो कंडीशन में जो व्यवहार होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को चाप कहा जाता है। तो उस डिस्टेंस को देखते हुए वस्तु की डिमांड में पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है या वस्तु की डिमांड पहले से ज़्यादा गिरी है, ये जान के मांग की लोच को मापा जाता है। इस विधि के माध्यम से वस्तु की कीमत में तथा मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के बारे में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है कि वस्तु के तुलना में वस्तु के डिमांड में कितना परिवर्तन हो गया है। इसको ज्ञात करने के लिए ये विधि का उपयोग किया जाता है कि वस्तु के कीमतों में परिवर्तन होने से वस्तु के डिमांड में क्या परिवर्तन हुआ है, इसको ज्ञात करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। वैसे कि ये जो चाप जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच जो गैप होती है या डिस्टेंस होता है उसी को चाप कहते हैं। और इस चाप पद्धति के माध्यम से भी एक मांग वक्र निकाल के उस चाप पद्धति के माध्यम से मांग की जो लोच है वो लोच ज्ञात की जाती है अथवा पता की जाती है। तो इसके माध्यम से भी वो एक मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से मांग वक्र निकाला जाएगा और उसके माध्यम से इसको स्पष्ट किया जाएगा। देखिए इस प्रकार का अपन ने डायग्राम बनाया है, उसको नाम दिया OX और यहाँ पे नाम दिया है OY। OX पे दिया हुआ है मांग मात्रा यानी वस्तुओं के परिमाण और इसमें दिया है वस्तुओं की कीमत दी हुई है। अब यहाँ पे एक मांग वक्र पहले के कंडीशन में आप देखिए वस्तु की कीमत OP रहने से वस्तुओं की डिमांड कितनी की जाती है Q। P का मतलब होता है प्राइस और Q का मतलब होता है क्वांटिटी। वस्तु की कीमत OP रहने से वस्तुओं की OQ क्वांटिटी खरीदी की जाती है। अब किसी कारणवश वस्तु की कीमत कम हो गई, OP से OP1 तक कम हो गई, तो यहाँ पे मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत में कमी आने से डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, OQ से OQ1 तक डिमांड बढ़ी हुई है। अब यहाँ से दोनों इससे अपन ने एक वक्र निकाला। ये दो बिंदु है, इस दो बिंदु को जोड़ने के लिए, दो व्यवहार को जोड़ने के लिए एक अपन ने वक्र निकाला। ये मांग वक्र है। ये कौन सा वक्र है? मांग वक्र, DD वक्र। अब ये DD वक्र से अपन ये जान सकते हैं ये जो गैप है, ये गैप वस्तुओं के कीमतों में कमियां होने से, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये क्या दिखाता है? डिस्टेंस, अंतर। तो इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को, और ये दोनों बिंदु को अपन ने जोड़ दिया तो ये दोनों बिंदु के दरमियान जो भी डिस्टेंस है उसको चाप बोलते हैं। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमतों में अगर कमी आने से डिमांड बढ़ती है और वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम होती है, तो इसकी तुलना करने के लिए कि वस्तु की कीमतों में
अगर बढ़ोतरी हो गई तो डिमांड कितनी कम होगी, और वस्तुओं की कीमतों में अगर P से P1 तक गिरावट आ गई तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। इस प्रकार से तुलना करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। तो ये जो डी है ये कौन सा वक्र है, डिमांड वक्र, मांग वक्र, मांग वक्र। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस चाप कहलाता है। इस डिस्टेंस के माध्यम से जितना बड़ा चाप होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना कम चाप होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी कम होगा, और डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। तो इस प्रकार से 4 विधि के माध्यम से यह मांग की लोच को मापा जाता है अलग अलग तरीके से, और उसके माध्यम से निष्कर्ष लिया जाता है। थैंक यू।